तरक्की की कहानी इस देश को लिखनी है, उसको लिखने में टेक्नोलॉजी के जरिए नई पीढ़ी जो काम कर रही है उसको पूरे देश को क्यों समझने की जरूरत है, जिसका दो लफ्ज हम सुनते रहते हैं, इनोवेशन और डिसरप्शन। ये लफ्ज कितने महत्वपूर्ण हैं और इसका मतलब सबके लिए समझना कितना जरूरी है। ये बात समझाने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, नंदन नीलेकणी जी हैं, इस आई स्पिरिट के को फाउंडर शरद शर्मा हमारे साथ हैं और विजय शेखर शर्मा, ये वो शख्स हैं जिनको अभी अभी बधाई हो आपको, पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। बड़े बड़े महारथियों के बीच 37 साल के चमत्कारी लड़के को, यही कह सकते हैं विजय शेखर के बारे में, आपको बहुत बधाई। इस पर हम चर्चा शुरू करें उसके पहले बस एक ही सवाल मुझे पूछना है जयंत सिन्हा आपसे कि क्यों ये देश भर को जानना जरूरी है इस इनोफेस्ट में, जिसमें आप प्रोएक्टिवली इसको क्यूरेट करने में एक प्रकार से शामिल रहे हैं, कि बेंगलुरु के स्टार्टअप की क्रांति को समझिए। देखिए, ऐसा है संजय जी कि आज के समय जो हमारा देश है वो एक डिजिटल देश, एक इनोवेशन देश बन रहा है और अगर उसका कोई भी केंद्र बिंदु है उस डिजिटल देश का, उस इनोवेशन देश का, तो वो यहाँ बेंगलोर में है। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि बेंगलोर में एक इस प्रकार का एक इनोवेशन का हमें एक कॉन्फ्रेंस नहीं, एक त्योहार, एक फेस्टिवल करना चाहिए जिसमें कि सब लोग हैंड्स ऑन तरीके से देखें कि किस प्रकार का इनोवेशन हो रहा है और किस प्रकार से ये ग्रास रूट्स वायरल इनोवेशन हो रहा है। और अगर इस इनोवेशन को हम लोग, जो आज के समय जो हमारे देश के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे अगर हम इस प्रकार का इनोवेशन डिस्ट्रप्शन इन पे छोड़ दें तो जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान हो सकता है। बिल्कुल। नंदन, आपने इस पूरी कहानी को समेटने के लिए एक बहुत दिलचस्प फ्रेज का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि भारत के लिए, यहाँ के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए ये व्हाट्सएप मूवमेंट है। इसका क्या मतलब है, ये समझाइए। अभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत नया रिफॉर्म्स हो रहा है। एक तो आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक का अनाउंसमेंट किया है और 11 एप्लीकेंट्स को लाइसेंस भी दिया है, और दूसरा भी अब आधार अभी 100 करोड़ लोगों के लिए मिल रहा है और जनधन योजना से सब लोगों को बैंक अकाउंट मिल रहा है, और स्मार्टफोन में अभी एक क्लिक से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत अलग अलग डीबीटी का हो रहा है, एलपीजी डीबीटी, इस सब अलग अलग प्रोग्राम से एक बड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है और इस डिस्ट्रप्शन में इनकम्बेंट भी जीत सकता है या नया कंपनी भी जीत सकता है। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अभी इस नेक्स्ट 5 वर्ष में कौन सा कंपनी जीतेगा मेरे को मालूम नहीं है, मगर इंडिया का सब लोगों के लिए इससे फायदा होगा। विजय शेखर, आपकी कहानियों पर बात करें उसके पहले इन्होंने जो बात कही, इनकम्बेंट भी जीत सकता है बशर्ते वो समझे और रेस ज्वाइन करे। बहुत लोग आजकल ये क्रिटिकिंग कर रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिग बिजनेसेस हैं, उनको लगता है हमने तो किया है, हम इस देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, हम जानते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि हम डिसरप्ट अगर करेंगे तो अपने ही बिजनेस को पहले हम कुछ हिला डुला रहे होंगे, तो वो तो करना नहीं है। इसलिए क्या ऐसा तो नहीं है कि वो इनोवेशन की जो बड़ी क्रांति आनी है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ देश के लिए जरूरी है, उनके लिए भी तकलीफ दे सकता है? मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है जिसमें जो सबसे बढ़िया तरीके से कस्टमर को और जो उपभोक्ता है उनको मदद करेगा वो जीतेगा। इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट की खास बात यह है कि इसमें ना तो आप ये लेगेसी कह सकते हैं कि क्योंकि मैं इतने सालों से हूं इसलिए विनर बनूंगा, ना आप ये कह सकते हैं क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आती है इसलिए विनर बनूंगा। ये रीसेट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। मेरा ये समझना है, जब मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को देखा है, कि इंडस्ट्री की कंपनियों को टेक्नोलॉजी के चेंजेस समझने में टाइम लग जाता है। उनको जितने टाइम में वो समझ पाते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी कर सकती है, तब तक थोड़ा देर हो चुकी होती है। वर्सेस टेक्नोलॉजी कंपनीज को ये समझ पाना और ये जल्दी से सीख लेना कि क्या उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, क्या उस इंडस्ट्री की अप्रोच है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जितनी टेक्नोलॉजी कंपनियां किसी भी एरिया में क्रांति ला रही हैं, वो उस इंडस्ट्री के लोग नहीं है, वो थर्ड पार्टीज हैं। ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच भी लाता है कि कोई नया तरीके से ये अप्रोच देखी जाए सेम प्रॉब्लम पे, और फिर टेक्नोलॉजी क्योंकि उनके डीएनए में होता है तो उसको अप्रोच करते हैं। मेरा ये भी बिल्कुल नंदन सर की तरह से यही मेरा कहना है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें चाहे इनकम्बेंट जीते चाहे कोई नया जीते, लेकिन ग्राहक जरूर जीतेगा और भारत जरूर जीतेगा। बिल्कुल। क्या ये कहा जा सकता है शरद जी, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के डेमोक्रेटाइजेशन का मूवमेंट शुरू हो गया है और इस बात को जमे हुए खिलाड़ियों को और स्टेक होल्डर्स को समझने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज
आज के ज़माने में अगर आप रोबोटिक्स में काम करना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ हज़ारों से, और यहाँ पे आपने एक कंपनी से भी मिला होगा जो 100 रुपए की किट बेचती है, तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं अपनी रोबोटिक्स की जर्नी। तो ये जो नया मूवमेंट है जिसमें पार्ट्स जो हैं जिनको आप इकट्ठा मैकेनो पार्ट्स की तरह इकट्ठा करके आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स चीजें भारत में लोगों को इतना रिक्वायरमेंट है, पेमेंट्स है, बैंकिंग सर्विसेज हैं, और वो सब जरूरत इतनी है कि क्योंकि इंडिया बड़ी मार्केट है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप देखें दुनिया में सब जगह जो नई इंडस्ट्री है वो एक्टिविस्ट ही शुरू करते हैं। अगर आप एक जमाने में जाएं जब शुरू कारों का जमाना था तो उन्होंने हॉर्स बगीज वाले जो थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि कार को किल कर दें। उन्होंने कहा अगर आप कार कहीं लेके जा रहे हैं आपको साथ में 5 लोग चाहिए साथ में ले जाने के लिए। उन्होंने वहां तक कोशिश करी उसको किल करने की, पर वो एक्टिविस्ट इतने डिटर्मिन्ड थे कि वो कार इंडस्ट्री को उन्होंने इनेबल किया, और ऑफ कोर्स कार इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई। यही चीज कंप्यूटर्स के साथ हुई। होम ब्रू क्लब जो था वहीं से स्टीव जॉब्स आए, वहीं से बिल गेट्स आए। तो ये जो नई इंडस्ट्रीज की जो हम सब बात कर रहे हैं ये एक्टिविस्ट से शुरू होती हैं, हॉबीज से शुरू होती हैं, और हमें बहुत जरूरी है कि हम ये रिकग्नाइज करें कि ये एक्टिविस्ट हैं इंडिया में। बैंगलोर में तो स्पेशली बहुत सारे हैं। तो ये फेस्टिवल जो है ये उन लोगों के लिए है कि वो लोग आएं और एक दूसरे से मिलें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और आगे इंडिया को चेंज करें। सिन्हा साहब इस विषय पर पहले से भी बहुत काम करते रहे हैं, आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये जो एक्टिविज्म है इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो जो स्थापित इकोसिस्टम है, पॉलिसी मेकर्स हों या जो बड़ी कंपनियां हों, उनको इसको न सिर्फ एकोमोडेट करना समझना है खुद के सर्वाइवल के लिए, बल्कि आगे भी बढ़ाना है। तो सपोर्ट के और कौन कौन से आयाम हैं जिनकी आपको दरकार लगती है? बिल्कुल सही आपने ये प्रश्न उठाया है संजय जी। देखिए ऐसा है कि इसमें सरकार की भूमिका एक एम्पायर या ग्राउंड्समैन के नाते है। जैसे आप क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो खिलाड़ी कोई और है पर कोई ग्राउंड्समैन भी होता है। तो सरकार का जो इसमें काम है वो है कि ग्राउंड अच्छा बनाए, एम्पायरिंग करवाएं यानी रूल्स वगैरह तय करवा दें, और फिर जो खिलाड़ी हैं यानी जो एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेटर हैं, उनको खेल खेलने दें, शतक बनाने दें, 5, 6, 8 विकेट लेने दें। और इसके लिए हम लोग 4-5 मैं कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने योजनाएं अपनाई हैं। पहली बात आपको मालूम है कि अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि हम एक फंड ऑफ फंड्स का हम लोगों ने उद्घाटन किया उस कार्यक्रम में, और हम लोगों ने कहा है कि 2000 करोड़ हम लोग पहले दिलवा देंगे लोगों को जो फंड खोलना चाहते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि ये सब जो फंड्स हैं सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं पर और भी क्षेत्रों में, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो, इन सब और क्षेत्रों में भी पैसा जाए। तो पहला तो हम लोग एक ये कदम हमने उठाया है कि जो डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री की जरूरत होती है और डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल की जरूरत होती है वो हम लोग इसको इस तरीके से दिलवा दें। दूसरी बात यह है कि नीति आयोग में हम लोग एक अटल इनोवेशन मिशन हम लोगों ने उसकी स्थापना की हुई है, और उस अटल इनोवेशन मिशन में आपको मालूम होगा कि बजट में भी हम लोगों ने कहा था कि एक नेटवर्क ऑफ इनोवेशन लैब्स हम लोग खड़ा करेंगे और साथ साथ ग्रैंड चैलेंजेस भी होंगे। तो ये हम लोग दूसरी चीज कर रहे हैं जिसमें कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ोतरी मिले। तीसरी बात यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बहुत महत्वपूर्ण है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसमें कि फटाफट वो अपनी कंपनियां चालू कर लें और जो उनको काम करना है उसको बड़े आसानी से वो लोग कर पाएं, उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ इस समय प्रयास कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और चौथी बात यह है कि जो अब हम लोग जीएसटी लाने की कोशिश में है, उस जीएसटी में जीएसटी नेटवर्क जो नंदन जी ने जिसकी स्थापना की थी और जो अब बहुत जोर शोर से चल चुका है, वो जीएसटी नेटवर्क जो है उसमें हमारी कोशिश होगी कि सब कुछ हम लोग डिजिटल तरीके से करें, डिजिटल इनवॉइसिंग हो, बड़े जल्दी से आप एक अपनी कंपनी खोल सकते हैं और सब कुछ और डिजिटल कर सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग कदम उठा रहे हैं अगर इनको आप देखें और मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि इसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्रांति हो जाएगी जरूर। पॉलिसी मेकर्स को और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस नए क्रांति को सपोर्ट करने के लिए और क्या करने की जरूरत है? ये बहुत नया चीज है और बहुत लोगों के इसका इम्प्लीकेशन, उसका क्या, इससे क्या बन सकता है अब तक मालूम नहीं है। तो हम
हम सब लोगों को कुछ इवेंजलाइजेशन करने की जरूरत है कि ऐसा सब प्लेटफॉर्म्स भी आया है और इससे बहुत बहुत नया तरीके से काम कर सकता है बोल के वी हैव टू इवेंजलाइज। अभी देखिए, अभी इंडिया में 5 प्लेटफॉर्म है विच इज नॉट दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक तो आधार से ऑथेंटिकेशन कर सकता है, ऑनलाइन किसी आदमी का ऑथेंटिकेशन कर सकता है। सेकंड, आधार से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी से बैंक अकाउंट खोलने के लिए या सिम कार्ड लेने के लिए इंस्टेंट केवाईसी कर सकता है। तीसरा है कि आधार से डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, ई साइन बोल के, वो डिजिटल इंडिया में लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने। चौथा है कि डिजिटल लॉकर, यानी डॉक्यूमेंट साइन करके किधर भी क्लाउड पे रख सकता है सिक्योरली। और फिफ्थ, पांचवा इसकी एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोल के किया है, वेयर एनी वॉलेट और एनी बैंक अकाउंट कैन ट्रांसफर मनी टू एनी बैंक अकाउंट। इस 5 प्लेटफॉर्म से इंडिया का रेवोल्यूशन कर सकते। सब कुछ गवर्नमेंट सर्विस या बैंकिंग सर्विस या हेल्थ सर्विस सब कुछ कंप्लीटली रीइमेजिन कर सकता है। वो इतना पोटेंशियल है बोल के हम सब लोगों को बनाने का जरूरत है। संजय जी, एक इसमें मैं इंटरवीन करूंगा कि जो नंदन जी ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्लेटफॉर्म्स अब तैयार हो गई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की जब उन्होंने लॉन्च की थी तो ई साइन और डिजी लॉकर को दोनों उन्होंने उस समय चालू कर दिया। तो ये जो 5 हमारे पास अब प्लेटफॉर्म हो गए हैं, विजय जी और सब जो एंटरप्रेन्योर हैं, इनका अगर प्रयोग करें तो बड़ी गजब की एक क्रांति आ सकती है देश में। और ये डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और ये सब जो हम लोगों की इनिशिएटिव्स हैं, इनको और जबरदस्त बढ़ोतरी मिल सकती है। और इस कारण सब लोगों को इन विषयों में जागरूक हो जाना चाहिए और इसमें मीडिया की भी मैं तो मानूंगा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सभी स्टेक होल्डर को जागरूक हो जाना चाहिए। इसीलिए एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ही ये सरकार आई उसने कमाल का काम किया और सब लोग चौंके कि हम आधार को न सिर्फ अडॉप्ट करेंगे, मजबूत बनाएंगे। अब 2 तरह के लोग हैं, एक तो जिनको जागरूकता की कमी है, इग्नोरेंट लोग, और कुछ छोटे मोटे इंटरेस्ट होते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं। आधार जैसे प्लेटफॉर्म का विरोध, प्राइवेसी जैसी डिबेट पब्लिक डिस्कोर्स को भरमाने के लिए है, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं। ये क्लैरिटी चाहिए हमको, समझाने की जरूरत है लोगों को कि किस तरीके से देश का हेडकाउंट ऑर्गेनाइज होगा, किस तरीके से हजारों ऐप डेवलप होंगे और लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स उसमें से पैदा होंगे। ये प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार के हैं जो 5 आपने बताया और आपने डिजी लॉकर और क्लाउड कंप्यूटिंग का जिक्र किया। आधार के बारे में सरकार किस प्रकार से कटिबद्ध है और कोई बाधा को आने नहीं देगी रास्ते में, इस पर आप क्या समझते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट कहा है कि आधार को हमें आधार बनाना है। और मैं तो ये कहूंगा कि नंदन जी की ये जो ऐतिहासिक योगदान रही है देश के में परिवर्तन लाने के लिए, जो आधार से उन्होंने लाया है, उस नींव को हम लोगों को बरकरार रखना है। उस नींव पे और भी हम लोगों को एप्लीकेशंस हम लोगों को लाने हैं और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डिजी लॉकर हो या ई साइन हो वगैरह वगैरह, ये सब हम लोगों को बनाना है। और आज के समय जो एलपीजी पहल जिसमें कि शायद 12 या 13 करोड़ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, वो हम लोग इसी कारण कर रहे हैं। और हमारी 15,000 करोड़ की वहां बचत हो रही है, इस कारण हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने आधार का प्रयोग किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हम लोगों को इस साल के अंत तक 100% सैचुरेशन आधार का कर लेना चाहिए। और जब हम लोग इसका इस तरीके से सैचुरेशन कर लेंगे, डीबीटी का प्लेटफॉर्म हमारा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसको पेमेंट्स के साथ हम लोग जोड़ लेंगे, तो जो क्रांति आएगी फाइनेंशियल इंक्लूजन में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो एक अद्भुत क्रांति होगी। और वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए क्रांति नहीं होगी, वो दुनिया भर में, विश्व भर में आज के समय सब लोग देखकर कह रहे हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं, जिस स्केल से कर रहे हैं, जिस गति से कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल विजय जी, आपसे थोड़ा सा यहाँ विषय को और बढ़ाते हुए ये समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि सरकार के मिनिमम इंगेजमेंट के बावजूद इतना बड़ा काम हुआ है टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्पेस में भारत में। इसको अगर और बढ़ाना है, और जिस प्रकार की सरकार है जो टेक्नोलॉजी को समझती है और वो इनेबलिंग माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक डिबेट हो सकती है। आपसे मुझे पैसा चाहिए या आपसे तो मुझे 24 घंटे में मेरी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आप फैसिलिटेशन सेंटर खोल दें, वो चाहिए। डिबेट ये। मैं इससे ज्यादा और गर्वान्वित महसूस नहीं हो सकता जब एक मिनिस्टर बैठ के ये बोले कि हम तो क्रिकेट ग्राउंड प्रिपेयर करने वाले हैं, हम उसको ओन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है। ये
नॉर्मल नहीं होता कि जो लोग देश पे राज करते हैं वो उसको राज की जगह पे कहें कि हम आपके लिए वो प्लेग्राउंड दे रहे हैं, आप आके प्ले करिए। तो ये बेस्ट स्कोप है। अगर वो सरकार खिलाड़ियों को मैदान में लाए और उसके बीच में ना तो व्यवधान लाए, ना ही उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत, यानी कि वाइल यहाँ पे देश में बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, इनोवेशन फंड्स आए, वेंचर कैपिटल फंड और फंड ऑफ फंड आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आगे की एक्सपेक्टेशन है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इस देश में आप देखिए नंदन सर ने ये जो किया है आधार, ये इससे पहले किया जब ये कुछ बातें भी नहीं थी। तो देखिए एंटरप्रेन्योर और जो लोग एक लेवल पे इस देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं और उनको अपने देश के साथ प्रेम है, वो इससे रुकेंगे नहीं कि वहां सपोर्ट है नहीं। वो इस बात से जरूर रुक सकते हैं कि कोई उनके आगे आके पैर मार रहा है, लेकिन बस इससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं है कि एक इकोसिस्टम बिल्डिंग अप्रोच होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। और मैं आज ये सुन के खुद ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन है। बजाय इसमें डिबेट डालने के और क्या और अच्छा करना है, पहले आप इसको सिंपल कर दीजिए कि लोग आके अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये दरअसल वर्क इन प्रोग्रेस है शरद। आप इसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहेंगे कि ये इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए और क्या करने की दरकार है? बहुत सारी चीजें हैं विश लिस्ट में। सो ये इकोसिस्टम में देखिए पब्लिक गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो सब प्लेयर्स को हेल्प करते हैं। दैट इज द ग्राउंड जो जयंत जी बोल रहे हैं। तो अभी हमें कई सारे नए पब्लिक गुड्स बनाने की जरूरत है। कुछ लोग, अब ये एक और सोच जो नई शुरू हुई है बैंगलोर में कि सारे पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट को नहीं बनाने की जरूरत। अगर आप देखें, आप सिलिकॉन वैली में देखें, अगर स्टैनफोर्ड नहीं होता तो गूगल नहीं होता, अगर डार्पा नहीं होता तो सिस्को नहीं होता, और अगर ओपन सोर्स में लिनक्स नहीं होता तो रेड हैट नहीं होता। इन 3 पब्लिक गुड्स में से सिर्फ 2 जो हैं, 2 प्राइवेट सेक्टर से आए हैं और एक जो है वो गवर्नमेंट, डार्पा गवर्नमेंट से आया। तो ये जो नई सोच है कि हमें पब्लिक गुड्स बनाने हैं, पब्लिक गुड्स कुछ तो गवर्नमेंट बनाएगी, जैसे फंड ऑफ फंड्स हैं, कुछ वो चीजें जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पर कुछ और जो पब्लिक गुड्स हैं, जो पब्लिक एसेट्स हैं, वो लोग मिलके भी बना सकते हैं। और ये जो फेस्टिवल है इसी तरह का एक पब्लिक गुड है। ऐसे कौन से इलाके हैं जहां की सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल भाषा में आप लोग बात करते हैं कि एपीआई पर कैसे एंगेजमेंट बढ़े प्राइवेट का और सरकार का, वो क्या पॉसिबिलिटीज दिखाता है? एक तो अभी हम बोला ना, अभी 4-5 प्लेटफॉर्म बना है, वो सब एपीआई बेस्ड है और कोई भी यूज कर सकता है और इनोवेशन उस पर कर सकता है। और एक बात है कि जस्ट लाइक अभी यूएस में स्टैनफोर्ड है, ऐसे भी इंडिया में बड़ा प्राइवेटली फंडेड हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज का जरूरत है, क्योंकि वहां से इंटेलेक्चुअल कैपिटल आएगा, उससे बहुत प्रगति कर सकता है। तो इसलिए वो भी पब्लिक गुड है। हाई क्वालिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो पब्लिक गुड। ऐसा वी हैव टू ऑल्सो एनकरेज दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, ये टैलेंट की बहुत बात होती है, जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की बात हुई। यहाँ अभी हमने कुछ दिन पहले कार्यक्रम किया था कि बेंगलुरु क्यों भारत की स्टार्टअप राजधानी है और पूरे देश को क्यों जानना चाहिए कि बेंगलुरु में क्या हो रहा है। उसमें ये बात सामने आई कि हमको जो टैलेंट चाहिए वो हमको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बजाय इनफॉर्मल तरीके से खुद से सीखे हुए लड़के लड़कियां हमको आसानी से मिल जा रहे हैं, कम संख्या में मिल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए, एजुकेशन हमारे देश की थोड़ी सोशल इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी 100 साल भी नहीं हुए अंग्रेजों से आजाद हुए। अगर आप देखिए, आजादी के एकदम बाद सरकारी नौकरी की इच्छा होती थी। सब लोग चाहते थे कि मेरा बच्चा एक सरकारी नौकरी ले ले। फिर आप 70s में आइए, 80s में आइए, जब नंदन सर और इन्फोसिस और टीसीएस फॉर्म हुए, तब एक प्राइवेट जॉब की एक्नॉलेजमेंट आई कि आप एक प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। उसके बाद फिर प्राइवेट जॉब के अंदर स्टार्टअप की बात आई। तो मेरा ये मानना है कि 2000 से 2010 में ये चेंज आया कि फैमिलियां ये मानने लगी हैं कि ये लड़का ऐसी कंपनी में काम कर सकता है, ये लड़की ऐसी कंपनी में काम कर सकती है जिसका हमने नाम नहीं सुना। मैं बताता हूं, मेरे यहाँ पे लोग काम करते थे और फिर छोड़ते थे, तो पूछने का कारण होता था, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूं जिससे कि मेरी शादी हो जाए। ये सिचुएशन ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ये एक टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक गाइडेड प्रॉब्लम है। जिस दिन इस देश के माता पिता ये समझ जाएंगे कि हम इस देश की इस चेंज क्रांति का पार्ट बनना चाहते हैं, उस दिन वो अपने रिसोर्सेज यानी कि अपने एसेट्स, जिनको उनके पुत्र और पुत्री कहने चाहिए, वो जब इन स्टार्टअप्स में काम करने भेज देंगे, सब बदल जाएगा अपने आप। बिल्कुल। तो सिन्हा साहब, इस मंच से ये मैसेज जाना चाहिए आपके जरिए
कि लोग ये ना देखें कि किसी बड़ी कंपनी बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, न कि उसके बजाय वो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। और एक अच्छी जरूरत है, और फैमिलीज को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये तो मैं कहूंगा कि बहुत सही बात है, पर मैं सब पेरेंट्स को यही कहूंगा कि भाई आप देखिए कि जिस कंपनी में आपके बच्चे काम करने वाले हैं उस कंपनी की फंडिंग कितनी है। अगर विजय जी की कंपनी के पास जैसे हजारों करोड़ की फंडिंग मिली हुई है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बहुत अच्छी शादी लगेगी, बहुत रिश्ते आएंगे। नंदन, एक बात होती है कि जो इंडिया फर्स्ट आइडियाज हैं उनको कौन लोग और किस तरीके से बैक कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो अमेरिका में चलेगा उसके लिए तो इन्वेस्टर बहुत अवेलेबल है, पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन जो इंडिया फर्स्ट है या मेक फॉर इंडिया आइडियाज हैं उसको लेकर के फंडिंग के इश्यूज हैं, या वो भी इशू नहीं है, प्रिंसन फालतू है वो? एक तो प्रॉब्लम है कि बहुत लोग फंडिंग देने समय पूछते हैं ये इस मॉडल अमेरिका में चलता है कि नहीं, और इंडिया ओरिजिन का आइडियाज उसका बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। मगर अभी वीसीज और सब लोग बोल रहे हैं कि अभी फ्यूचर फंडिंग के लिए वे इंडिया फर्स्ट आइडियाज करने वाला है। सो आई थिंक इन द फ्यूचर यू विल सी मोर इंडिया फर्स्ट आइडिया। जी बिल्कुल संजय, मैं इस पे एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि ये एक थोड़ी सी ओरिजिनेशन हिस्ट्री में है कि जिन वीसी फंडों की हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका एंडाउमेंट फंड्स और इनसे ओरिजिनेटेड वीसी फंड्स हैं, और उनको ये मॉडल समझ में आते हैं कि ये रहे हैं कहीं। एक बड़ी अजीब सी बात रही इस देश में कि इस देश के उद्योगपतियों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट और फंड नहीं स्टार्ट करे। अगर हम ये देखें कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अपने पैसे वापस देंगे तो वो इंडिया फर्स्ट कंपनियों में पैसे लगेंगे और वो चेंज होंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इनोफेस्ट आयोजन के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नंदन कैमरे पर पिछले बहुत समय से बात नहीं कर रहे थे, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। और आप तो एक प्रकार से इसके सबसे बड़े इवेंजलिस्ट बने हुए, सिन्हा साहब आपका भी। और विजय शेखर, ये वो पोस्टर बॉय है जिसका नोटिस सारे हिंदुस्तान के हर स्टेक होल्डर को लेने की जरूरत है। आपका भी बहुत शुक्रिया।